नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस ने पकड़ा है 928 किलो चांदी का जखीरा। जी हां, छोटा हाथी में भरकर लाया जा रहा था 9 करोड़ का ये चांदी। एक गिरफ्तार हुआ है, जांच में जुटी है जीएसटी की टीम। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर ये चांदी पकड़ी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। अब एक और बड़ी खबर हरियाणा और जम्मू कश्मीर से। काउंटिंग जारी है। रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन 56 सीटों पर आगे। इस वक्त की यह बड़ी खबर, बीजेपी 22 और अन्य 5 सीट पर आगे। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन 43 सीट पर आगे चल रहा है। बीजेपी 28, पीडीपी 5 और अन्य 3 सीटों पर आगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है और जो शुरुआती रुझान आ रही हैं उसमें कांग्रेस गठबंधन 26 सीटों पर आगे हो चुका है, बीजेपी 22। आपको बताते चले कि दोनों ही राज्यों की जो बैलेट पेपर से काउंटिंग थी वो खत्म हो चुकी है और ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में शुरुआती रुझानों में अभी जहां पर कांग्रेस आगे चल रही थी हरियाणा में, वहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर में आगे चल रही थी। अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें भी बीजेपी जम्मू कश्मीर से अगर बात करें तो 20 पे कांग्रेस 6, एनसी 32 और पीडीपी 3। वहीं हरियाणा की बात करें तो बीजेपी 15 पे चल रही है और वहीं कांग्रेस 53, जेजेपी 0 पे है, इनेलो भी 0 पर और आप भी 0 पर चल रही है। ये शुरुआती रुझान है जो हम आपको बता रहे हैं। लगातार स्वराज एक्सप्रेस आपको हर एक अपडेट दे रहा है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के नतीजों पर हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हर एक खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। शुरुआती रुझान आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जिसमें 15 पर बीजेपी हरियाणा में आके चल रही है, बाकी 53। एक बहुत बड़ी बढ़त अगर हालांकि रुझान है, लेकिन जो रुझानों में बढ़त शुरुआत में दिखाई देती है उसका अंतर अगर कम नहीं हुआ है तो यही नतीजे सामने भी नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन अभी जो रुझान सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस, जो एग्जिट पोल कह रहे थे, वही कुछ तस्वीर भी अभी रुझानों में नजर आ रही है कि कांग्रेस जिस तरह सामने कई बुद्धिजीवी जो हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहां बात की जब हरियाणा में, उनका भी यही कहना था कि इस बार कांग्रेस बिना किसी सहारे के हरियाणा में सरकार बना रही है। और इसी पर अधिक चर्चा के साथ हमारे साथ बने हुए हैं चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी। त्रिपाठी सर, जिस तरह से देखा जाए दोनों ही चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे देश में इस चुनाव दोनों के नतीजों में दुनिया टकटकी लगाए देख रही है, क्या नतीजे होंगे? सबसे पहले हम बात जम्मू कश्मीर की लेकर लेते हैं, जहां पर 10 साल तकरीबन बीत गए जब कोई चुनाव नहीं हुआ, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नक्सलवाद, आतंकवाद, इन सब से हटकर लोग विकास, रोजगार और उन्नति की बात को लेकर बूथ पर पहुंचे और निर्दलीय भी, जो कभी नहीं लड़ते थे, निर्दलीय सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टियां ही वहां पर होती थी, निर्दलीय भी आए इस बार सामने, कुछ अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी सामने आई और खुलकर चुनाव हुए जिनमें लोगों ने सहभागिता की। तो इस बार काफी तकदीर बदलने वाली है जम्मू कश्मीर के इस चुनाव के नतीजों को कैसे देखते हैं? देखिए दीपक, तकदीर तो इसलिए नहीं बदली जा सकती क्योंकि केंद्र शासित, बिल्कुल सही कहा, पुलिस और सारा कंट्रोल एलजी के हाथ में होगा। ज्यादातर बहुत सारी चीजें होंगी जो विधानसभा सत्र भी चलेगा, विधानसभा में जो प्रस्ताव पारित होंगे उन पे अमल भी होगा, लेकिन अंततः राज्यपाल के पास ही फाइल जाएगी और उसके बाद जो एलजी है उसके बाद ही कोई किसी भी नीतिगत उसमें फैसला होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो धारा 370 हटने के बाद ऐसा माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, परिसीमन हुआ, पहली बार ऐसा हुआ, पहले 37 सीटें जम्मू में थी, उसको बढ़ा करके परिसीमन के बाद 43 कर दी गई और 46 सीटें कश्मीर यानी घाटी में थी, जिसमें सिर्फ एकमात्र सीट बनी। पहले दिन से ही ये है कि जम्मू यानी जहां हिंदू पंडित लोग ज्यादा रहते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, ऊपर एनसी, पीडीपी इनका ज्यादातर माना जाता रहा। तो इन स्थितियों में ऐसा माना जा रहा था कि 47 सीटों में से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 7 से 8 सीटें, 9 सीटें भी जीत लेती है तो वो सरकार बनाने के करीब पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन यहाँ जिस तरह से हम रुझान देख रहे हैं इसमें कांग्रेस की बड़ी जीत बताई जा रही है, ऐसा है नहीं, क्योंकि कांग्रेस 35 सीटों पे चुनाव लड़ी थी 90 में से, गठबंधन जो एनसी से हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उसमें 35 सीटों पे कांग्रेस उसमें मात्र 6 सीटों पे जीत रही है।
बाकी सीटों पे जो जो बढ़त है वो 40 सीटों पे एनसी मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है। तो 35 में अगर आप गणित लगाएं तो इसमें 35 में 55 सीटों में से 40 सीटों पे वो लगभग जीत रही है। 90 सीटों पे चुनाव हुए हैं। 5 सीटें यहाँ ऐसी होंगी जो हमें थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है कि क्या अन्य राज्यों में भी ऐसा होता रहा है, पर मुझे जहां तक मालूम है कि ऐसा होता नहीं रहा। जो 5 सीटें नॉमिनेट की जाएंगी वो 5 सीटें भी काउंट की जाएंगी और वो वोटिंग पावर भी उनका रहेगा। तो यानी 5 सीटें चूंकि केंद्र में सरकार उनकी है, कहा जाता है, हालांकि राज्यपाल निष्पक्ष होते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि केंद्र सरकार राज्यपाल एलजी नियुक्त करता है वहां पे, तो वो निश्चित तौर पे 5 सीटें जो नियुक्त करेंगे वो ऐसा लग रहा है कि भाजपा के से ही समर्थित लोगों को नियुक्त करेंगे। तो ये जितनी भी सीटें भाजपा के बीजेपी के हैं, जैसे अभी जो दिखा रहे हैं हम कि करीब 24 सीटें बीजेपी की हैं, इसमें 5 और काउंट कर दीजिए आप, तो भी ये चूंकि आंकड़ा 90 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 45 सीटों यानी 46 सीटों पे आंकड़ा लोग मान रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। 95 सीटों पे जो आंकड़ा होगा उसके अनुसार 48 सीटें जिनके पास आएगी उनकी सरकार बनेगी। लेकिन धारा 370 हटने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगर सरकार ये रिजल्ट नहीं आते हैं तो ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। केंद्र में दूसरी बार मोदी 3 चुनाव के बाद ये एक तरह से लिटमस टेस्ट भी इसको कह सकते हैं। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने मुख्य रूप से वहां है, हरियाणा को कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर में यानी जो घाटी में वोट पड़े हैं, और पहली बार इस तरह हुआ है कि इतना बम्पर वोटिंग घाटी में हुई है। नहीं तो 18%, 22%, 23%, 32%, मैक्सिमम 40% तक वोट जाते थे। इस बार 60%, 62%, 63%। तो भाजपा का ये दावा था कि चूंकि जो भी फंड केंद्र से अनुदान वहां जाता था वो कुछ, जैसा कि आरोप रहा कि कुछ घरानों में ही बढ़ जाता था, चूंकि वहां धारा 370 35 खा लागू थी कंडिका, जिसके कारण वहां जो ऑडिट होता है, सीए रिपोर्ट जो बनाती है, वो वहां नहीं लागू था। अब धारा 370 हटने के बाद ऑडिट भी होने लगा। तो अब इनका कहना है कि जो फंड जाता था वो निचले स्तर तक यानी पंचायत ग्रामीण स्तर तक जाता है, और उस पे सही, जैसे मध्य प्रदेश में हो या अन्य राज्यों में हो, तो उनमें काम हुआ, केंद्र ने जो आपको अनुदान राशि दी है उस पे काम सही ढंग से हो रहा नहीं हो रहा, ये सब पंचायत लेवल तक उन्होंने दावा भी किया था कि 300 स्कूलों का उन्नयन किया गया। बहुत सारे प्राथमिक शालाओं में बच्चे जाते नहीं थे, वो पढ़ने जाने लगे। ये सारे दावे थे भाजपा के, और उनको लगता था कि इस आधार पे हम सरकार बना लेंगे। दूसरा एक और बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने खेला था, केंद्र सरकार ने खेला था। पहली बार जम्मू कश्मीर में वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे यहाँ दूसरे राज्यों में है कि दलितों के लिए, SC ST के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, वहां नहीं था। पहली बार वहां इस तरह से रिजर्व किया गया है। 9 सीटें ST के लिए तो 6 सीटें SC के लिए, कुल मिला के 15 सीटें रिजर्व की गई। उन 15 सीटों में चूंकि वहां बहुतायत अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम मतदाताओं का है, तो वहां से प्रत्याशी भी भाजपा ने दिए। इसको लेके हिंदूवादी संगठन और भाजपा के जो कट्टर लोग हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया था। उनका यह कहना था कि भाजपा जिस आधार पे चल रही है कि हम जो मुस्लिम, जैसा कहते हैं कि वो हमारे राष्ट्रवाद से जो इस मुद्दे को जोड़ा गया, उनको क्यों टिकट दिया गया, करीब 9 से 10 सीटों टिकट दिया गया, उसको लेके जम्मू में थोड़ा सा नाराजगी दिखी और जम्मू में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। लेकिन फिर भी जो रुझान आ रहे हैं वो मुझे लगता है कि जम्मू संभाग से ही जो 43 सीटें हैं, ये जो भी सामने दिख रहा है 23-24 सीटें सामने आ रही हैं, वो जम्मू रीजन से ही होंगी। फिलहाल इन स्थितियों में ऐसा नहीं है, कांग्रेस को उत्साहित अगर होना है तो वो हरियाणा के रिजल्ट पे उत्साहित हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के रिजल्ट पे उत्साहित नहीं हो सकते, क्योंकि 35 में से मात्र 6 सीटें, यानी आप परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं है। और वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PD दोनों लोकसभा चुनाव महबूबा मुफ्ती भी हारी थी एक निर्दलीय से, और वहां फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला चुनाव हारे थे PDP से। तो इन स्थितियों में अचानक नेशनल कॉन्फ्रेंस या फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का ग्राफ तेजी से बढ़ा है, जो आप बता रहे हैं, जैसे कि 55 सीटों में 43 सीटों पे वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये वहां की क्षेत्रीय पार्टी का इस तरह से उभरना निश्चित तौर पर घाटी में धारा 370 को वहां के मुस्लिम समुदाय ने एक्सेप्ट नहीं किया है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस
कि जो मुद्दे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के मुद्दे रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा है कि हम 370 को वापस लाएंगे, ये एक मुख्य मुद्दा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से हमेशा से एनसी पे उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, इन पे आरोप लगते रहे कि पैसा खाया है, अब घाटी के लोगों को बरगलाया है, पत्थर फिकवाए हैं, ये तमाम इन आरोप इन पे लगते रहे हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हो चाहे ये पार्टी हो। और वहां के जम्मू कश्मीर के जब ये सब कुछ आ रहा था तो लोगों लगा था कि अब जागरूक हो रहे हैं, इन्हें अपनी पार्टियों का एहसास भी हो रहा है, लेकिन ये जो तस्वीर अभी देख रहे हैं तो लग रहा कोई एहसास नहीं है, ये फिर से वो वही करने वाले हैं। देखिए दीपक, सवाल यहाँ है, मैं भी कश्मीर गया था एक पिछले साल। वहाँ सामान्य लोगों से जब पूछा तो जो मुझे लगा, धारा 370 हटने के बाद जो आंतरिक जो वहाँ के मुस्लिम समुदाय, उनको अभी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं कि जो हमें अनुदान राशि मिल रही है ग्रामीण क्षेत्रों तक, वहाँ अगर कुछ घरानों को छोड़ दिया जाए, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, तो अभी भी मध्यम वर्गीय, अति मध्यम वर्गीय या उस कह सकते हैं गरीब वर्ग ज्यादा वहाँ निवास करता है, मुस्लिम समुदाय के लोग ही। तो उन लोगों तक अभी ये मैसेज नहीं पहुंचा है कि हम जो अनुदान राशि दे रहे हैं वो डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं और इससे उनका खुद का विकास होगा, उनके परिवार का विकास होगा, उनके क्षेत्र का विकास होगा, उनके गांव का विकास होगा। इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। मैंने कई लोगों से बात की तो वहां दबे स्वर में ही सही, प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से ही कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए। अच्छा। यानी जो अभी आजादी की बात कर रहे हैं, माने जम्मू कश्मीर हमें आजाद चाहिए, हमें अलग देश चाहिए। जैसा कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने वहां के लोगों को जो इतने लंबे समय से 90-91 से बरकरार रहे, कितने साल हो गए, लगभग 34-35 साल, वो अभी उनके जेहन से नहीं निकला है। मैंने टैक्सी ड्राइवर से बात की, आम लोगों से सामान्य से बात की, एक आम आदमी होकर के, तो वो उनके मन से यही निकलता है आजादी चाहिए, जैसा कहा जाता है। तो आजादी चाहिए, यानी उनको जम्मू कश्मीर, उनको ये कहना है कि 20 सीटें जो पाक अधिकृत कश्मीर में है उसमें 20 सीटें और प्लस हमारी सीटें, हम अलग करीब 110 सीटें हो जाएंगी, तो हम अलग राष्ट्र चाहते हैं। उस मन को हटाना पड़ेगा और ये एक तुरंत नहीं हट सकता है। धीरे धीरे डेवलपमेंट जिस तरह से वहां होंगे तब लोगों को पता चलेगा। रही बात धारा कंडिका 35 का हटाने के बाद, जो आम लोगों को पूरे देश के, वहां आप कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे, कोई व्यापार नहीं कर सकते थे, वहां के नागरिक ही वहां का व्यापार कर सकते थे। वहां की महिलाएं, वहां की लड़कियों की शादी अगर स्टेट से कहीं बाहर कर दी जाती थी, उनका अधिकार अपने पैतृक जो संपत्ति है उसमें नहीं रह जाता। ये सारे जो बाधाएं थी वो समाप्त हुई। तो चूंकि ये बाधाएं समाप्त हुई तो एक इसमें जनरेशन, जब तक एक दो जनरेशन नहीं होगा तब तक इसका रिजल्ट भाजपा को नहीं मिलेगा। और जैसा कि पहले वो जम्मू कश्मीर में जो उनकी सीटें थी उतनी ही लगभग सीटें आ रही हैं। पिछली बार 25 सीटें भाजपा की थी, महबूबा मुफ्ती के साथ, पीडीपी के साथ 28 उनकी सीटें थी, उनके साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। यहाँ पीडीपी पूरी तरह से पिछड़ गई। उसका भी कारण ये कहा जा रहा है कि चूंकि इन्होंने सरकार बनाई थी भाजपा के साथ मिलकर के, और फिर भाजपा के साथ, वो तो अलग बात है कि गठबंधन टूटा और फिर राष्ट्रपति शासन लगा और धारा 370 लागू हुआ तो सभी को नजरबंद कर दिया गया, सभी के मोबाइल बंद कर दिए गए, वो कई महीनों तक नजरबंद रहे। तो वो पीडीपी का गुस्सा, जनता का गुस्सा पीडीपी पे है। अगर वो भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाती तो शायद धारा 370 नहीं लगता, ऐसा समझाने में एनसी सफल रही। बिल्कुल। तो जिस तरह से देखें, अभी जो चुनाव के नतीजे अभी आना बाकी है, लेकिन तस्वीर 1-1.5 बजे तक जरूर साफ हो जाएगी। रुझानों में जम्मू कश्मीर का अगर हालात देखें तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 44 और बीजेपी 29, कांग्रेस 6। हरियाणा में जरूर यहाँ पर 59 के करीब पहुंच गई है कांग्रेस, लेकिन बीजेपी पिछड़ती है 26। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, और जम्मू कश्मीर चुनाव काउंटिंग से जुड़ी हुई यह खबर है, जहां पर रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस को, गठबंधन को स्पष्ट बहुमत। जी हाँ, जिस तरह से तस्वीर आप देख रहे हैं रुझानों में, कांग्रेस गठबंधन 55, बीजेपी 28 और अन्य 6 सीट पर आ गए। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन 45 सीट पर आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी 33, पीडीपी 5 और अन्य 4 सीट पर आके। लगातार हम एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत, हालांकि रुझान है, लेकिन हाँ, कांग्रेस गठबंधन 55, बीजेपी 28 और अन्य 6 सीट।
लेकिन जो तस्वीर देख रहे हैं आप हरियाणा की, जिसमें जेजेपी, आईएनएलटी और अदर में अभी तक शून्य बैठा हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस यहां पर 59, बीजेपी 26 यानी कि 26 पर पहुंची है। ये रुझान, शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन ये अंतर जरूर छोटा मोटा अंतर नहीं, बड़ा अंतर है। अब ये देखना होगा कि आखिर 11 या 12 बजे तक अगर कुछ करीब करीब पहुंच पाती है तो ठीक है, अन्यथा ये अंतर और बढ़ता चला जाएगा और सीधा सीधा जो अभी रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। हमारे साथ लगातार चैनल हेड बने हुए हैं एसपी त्रिपाठी जी। एसपी जी, त्रिपाठी जी, जिस तरह से बात करें हरियाणा की, हरियाणा में कहा यह जा रहा है कि लोग उबाऊ हो गए थे बीजेपी से। बीजेपी की कुछ नीतियां बहुत रही, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो खिलाड़ियों को लेकर जो उनका स्टैंड रहा वो हो, साथ में साथ योजनाएं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं वो गिनाए। साथ ही साथ ये बताया कि सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक रहा जब इन्होंने टिकट का वितरण किया। कई नेता इस्तीफा देकर चले गए, जो बड़े नेता थे, बड़े चेहरा थे, और टिकट का भी उन्होंने कहीं ना कहीं सही से वितरण नहीं किया। ये एक बड़ा ड्रॉबैक भी रहा। एंटी इनकम्बेंसी का भी जिक्र किया जा रहा है। देखिए दीपक, निश्चित तौर पे टिकट जब वितरण होता है, चूंकि 10 साल से सत्ता में रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं, जो पावरफुल रहे हैं, तो उनको जब टिकट नहीं दोगे तो वो सामान्य लोग समझते हैं कि मेरे दम पे ही यहाँ भाजपा है, सही बात, मेरे क्षेत्र में मेरे दम पे भाजपा है। और काफी कवायद बीजेपी ने तीसरी बार वहां सत्ता बनाने के लिए, क्योंकि मोदी 3 के बाद ये पहले चुनाव है जिसमें निश्चित तौर पे मोदी साहब या दूसरे पूरे भाजपा आला कमान का पूरा दांव उन्होंने पूरी इज्जत लगा रखी थी कि किसी भी तरह यहाँ सरकार बने। टिकट वितरण को लेके जहां तक सवाल है कि इन्होंने जो टिकट बदले वो विरोध कर गए, बागी हो गए, तो ये तो होना ही था। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत मुश्किल से, या तो आपने जबरदस्त विकास किया हो, अंतिम समय पे आपने खट्टर को बदला और सैनी को लेकर के आए, और वहां जो सामान्य दिख रहा है, जाट मतदाता बहुत नाराज है। और किसान आंदोलन से जैसे भाजपा ने नारा दिया था, जवान, किसान, पहलवान, तो पहलवानों का मामला, चूंकि देखिए गोल्ड मेडल अगर देश में, अगर हरियाणा के पहलवान पूरे विश्व में नाम कर रहे हैं और वो सड़कों पे जिस तरह से, वो अलग बात है कि हरियाणा और पंजाब ये अलग गुट टाइप बना था। हरियाणा के पहलवान अलग हो गए थे, बाकी पहलवान अलग हो गए थे। शशि भूषण सिंह के साथ बाकी पहलवान समर्थन में थे, लेकिन हरियाणा के पास विनेश फोगाट हो, बजरंग पुनिया हो, ये सब अलग हो गए थे। लेकिन मैसेज हरियाणा तो यही जा रहा था ना कि देखिए जो हमारे मेडल लेकर के आ रहे हैं हमारे पहलवान, वो उनको इस तरह सड़कों में पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। ये एक मैसेज गया होगा। विनेश फोगाट को उन्होंने जो अभी ओलंपिक में अनफॉर्चुनेटली उनको पदक नहीं मिल पाया, और वो 100 ग्राम से ज्यादा वजन उनका हो गया, 50 किलोग्राम के उसमें, और उनको लेकिन उसकी सिंपैथी जबरदस्त आई, पूरे देश में आई विनेश फोगाट के साथ। और खुद मोदी जी ने ट्वीट किया है कि तुम गोल्ड मेडल से भी ज्यादा तुम्हारा सम्मान है इस देश में। तो इन स्थितियों में वो कांग्रेस में गई, तो अकेले वो नहीं जीत रही विनेश फोगाट, उसके आसपास के और सीटों में भी वो माहौल बना होगा। सैनी वोट इसलिए उन्होंने सोचा शायद पिछड़ा वर्ग के वोट हमको मिल जाए। जो जाट वोट है उनमें करीब 18 से 19 सीटें, 20 सीटें जाट मतदाताओं के बाहुल्य वाली सीटें हैं। उनमें अगर आप एग्जिट पोल में देखें तो ज्यादातर उनमें 14 से 15, 16 सीटें जाट बाहुल्य सीटों में से कांग्रेस जीत रही है। तो ये मैसेज जो पहलवानों का मैसेज और किसानों का मैसेज, आप जो संधू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उसमें ज्यादातर पश्चिम उत्तर प्रदेश, बागपत के आसपास के, पंजाब के, हरियाणा के, ये किसान ही ज्यादातर है। तो निश्चित तौर पर प्रभाव उन्होंने डाला होगा। किसान आंदोलन का लोकसभा चुनाव में फर्क नहीं पड़ा। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के हुए तो यही कहा गया कि देखिए आपने वहां उनसे अजीत चौधरी से आपने चूंकि गठबंधन कर लिया, देवीलाल चौधरी की जो पार्टी थी, तो उस गठबंधन के बाद वहां हो सकता है जाट वोट मिल गए हो, और रिजल्ट आया तो भाजपा ने यही कहा कि देखिए किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हरियाणा चुनाव, प्रदेश चुनाव जिस तरह से रिजल्ट दे रहे हैं उससे फर्क पड़ रहा है कि किसान आंदोलन का प्रभाव है वहां कहीं ना कहीं। और चूंकि किसान आंदोलन का वहां प्रभाव है तो पहलवान का भी प्रभाव है, और दूसरा एंटी इनकम्बेंसी। तीसरा सबसे ज्यादा कहा जाता है कि पूरे देश में 10% जवान
यानी सेना में हरियाणा से लोग हैं। तो ऐसे में अग्निवीर का अगर विरोध हो रहा है, और लास्ट में आपने देखा होगा अमित शाह जी ने कहा कि जो अग्निवीर से रिटायर होंगे उनको हम विशेष प्राथमिकता के साथ उनको नौकरी देंगे, उनको अन्य व्यापार में भी उनको रिजर्वेशन किया जाएगा। तो इस तरह तमाम बातों को उन्होंने डाइल्यूट करने का प्रयास किया, लेकिन वो डाइल्यूट नहीं हुआ। लेकिन अभी ये भी नहीं कह सकते कि बम्पर मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस जीत रही है, बम्पर नहीं कह सकते। हरियाणा के आप रिजल्ट देखिए 46 सीटों पे मेजॉरिटी मिलती है, और अभी फिलहाल जो सामने दिख रहा है वो 59 सीटों पे आगे दिख रहे हैं। हालांकि रुझान है, और जो एग्जिट पोल बता रहे थे लगभग उसके अनुसार ही नतीजे आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जिट पोल अगर पूरा एवरेज किया जाए तो 55 से 57, 56, 58 सीटों पर ही हरियाणा को बताया गया है कि कांग्रेस ला सकती है। और जो एग्जिट पोल में बाकी बताया गया 18 से 24, 29 से 29, लगभग 25 से 30 सीटों के बीच में बीजेपी की सीटें आएंगी, ये बताया गया। तो वो लगभग सही होता दिख रहा है। जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं हरियाणा से नेहा जी। नेहा जी, स्वराज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं वो थोड़ा सा बीजेपी के लिए कड़वे से साबित हो रहे हैं। हालांकि रुझान है, मैं इसमें नतीजों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन रुझान है, पर ये रुझान भी एग्जिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं। देखिए दीपक, बिल्कुल आपने सही, अभी रुझान और इन है के जो हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए, और जो जन कल्याणकारी काम हमने केंद्र की सरकार और हरियाणा प्रांत की सरकार में किए हैं, उस पर हम जरूर खड़े उतरेंगे और हरियाणा प्रदेश की जनता हमारा साथ जरूर देगी। अभी आपने देखा कि 15 से शुरुआत हुई थी, 15 पर हम आगे हैं, और उसके बाद अब बीजेपी के 31 सीट पर आगे निकल चुकी है। तो मुझे लगता है, पूर्ण यकीन है मुझे कि हम आगे चलकर भी सरकार तीसरी बार बनाने वाले हैं, और हरियाणा प्रांत की जनता हमारे साथ जरूर खड़ी होगी। देखिए, हमने हमेशा जो है अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है, जिसमें अंत्योदय की भावना के साथ काम करना है, हमने वही कार्य किए। और जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाने के लिए हरियाणा प्रांत में आगे आई थी, तब भी हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ थी। और कांग्रेस के समय में जो भी ऐसी नेताएं थी, जैसे कि सुरक्षा को लेकर हरियाणा प्रांत में बात की थी, बहुत ज्यादा गुंडा राज था, भाई भतीजावाद था, परिवारवाद था। हमने 10 वर्षों का जो कार्यकाल चलाया, और उस 10 वर्षों के कार्यकाल में हमने हरियाणवी एक की विचारधारा के साथ काम किया। हमने सभी क्षेत्रों का समान विकास कराया हरियाणा प्रांत में, और केंद्र की सरकार ने सभी विधायकों को जो भी जिस क्षेत्र में फंड जाने थे उसका समान वितरण किया। हमने ये नहीं देखा कि ये विपक्ष का एमएलए है या हमारा बीजेपी का एमएलए है। हमने पूरे हरियाणा को चारों तरफ से विकसित किया और हर क्षेत्र में विकास किया। देखिए, लोकसभा के चुनाव के समय में मैं ये बात हमेशा कहती आई हूँ, क्योंकि ये बात मेरा खुद का आंकलन था कि जितने अच्छे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उसका प्रचार प्रसार हम नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने स्पेसिफिकली एक नैरेटिव सेट करा, और उस नैरेटिव सेट करने के बाद लोकसभा के चुनाव में हमें 5 सीटों से शिकस्त भी खानी पड़ी। लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव के बाद में ये हमने सीख लिया कि किस तरह से अपने कामों को जनता तक पहुंचाना भी है, और विधानसभा के चुनाव में हम बखूबी उस बात को पहुंचा पाए। और जिस तरह से साम दाम दंड भेद की नीति कांग्रेस ने अपनाई थी, अभी भी अपनाई उन्होंने विधानसभा में भी, लेकिन हम उनको कहीं ना कहीं उनको जवाब देने में और उनका खंडन करने में कामयाब हुए। ठीक है, मेरा सवाल एक है, उसके बाद चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी आपसे एक सवाल करेंगे। मेरा सवाल ये है कि अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया नायब सैनी जी का कि अगर कांग्रेस बीजेपी हारती है हरियाणा के अंदर तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ऐसा ही कहने की क्या जरूरत पड़ गई उन्हें? हार की बात थी उनकी जुबान पे कैसे आ गई? और बीजेपी में ये कब से चलने लग गया कि किसी एक का ठीकरा किसी एक पर फोड़ा जाए? आप एक बार अपना क्वेश्चन दोबारा बोलें, क्योंकि मुझे डबल साउंड आ रही है, तो मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल, मैं दोहराऊंगा अपना सवाल। अभी एक स्टेटमेंट आया कि अगर बीजेपी हारती है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, नायब सिंह सैनी जी का ये स्टेटमेंट है, तो आखिर उन्हें ये क्यों कहना पड़ा? देखिए दीपक जी, मैं तो इस बात से वाकिफ नहीं रखूंगी, क्योंकि अगर नायब सिंह सैनी जी ने ये बयान दिया है तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से इस बयान को दिया होगा, क्योंकि
अभी इस वक्त प्रदेश में कार्यवाही मुख्यमंत्री के रूप में वो काम कर रहे थे और सबसे वरिष्ठ जो पद है वो मुख्यमंत्री का पद है, आप जानते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये शब्द कहे हैं कि क्योंकि सबसे ज्यादा जवाबदेही उन्हीं की बनती है और इसी जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ उन्होंने ये शब्द जरूर कहे होंगे। क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों विपक्ष के जो लोग हैं उन्होंने बहुत अलग तरह की राजनीति करते हुए अलग तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिशें की, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की मुझे लगता है व्यक्तित्व को ही बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और मैं उस बात से बिल्कुल कभी भी सहमत नहीं, क्योंकि जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी ने 9.5 वर्षों का कार्यकाल निभाया और उसके बाद अपनी कुर्सी को छोड़कर बड़ी सहजता के साथ नायब सिंह सैनी जी को जो है अपनी कुर्सी दे दी और काम करने के लिए जिम्मेदारी दे दी, ये ऐसा कल्चर कांग्रेस में नहीं देखने को मिलता है। और आप उन्होंने जितने भी काम किए थे 9.5 वर्षों में, वो हरियाणा प्रांत के लिए बेहतरी के काम थे। आज परिवार पहचान पत्र के इम्पोर्टेंस को शायद कांग्रेस या विपक्ष या अन्य जो दल है वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन परिवार पहचान पत्र एक ऐसी योजना है जिसका लाभ हमेशा हमेशा के लिए हरियाणा प्रांत की जनता को मिलेगा। इस बात को समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि बदलाव जो है वो बहुत इजीली एक्सेप्टेबल नहीं होता सोसाइटी में। आप जानते हैं कि जब दहेज प्रथा को खत्म करने की बात चल रही थी तब भी लोगों का इतना एक्सेप्टेंस नहीं था। जब सती प्रथा को खत्म करने की बात चल रही थी तब भी इतना सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं था। या बैंकिंग सेक्टर को जब हम ऑनलाइन करने जा रहे थे तब तो राजीव गांधी जी ने किया था, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी लोगों ने रिपेल किया था। इवन बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज ने भी इस बात को रिपेल किया था। लेकिन जब हम कोई बड़ा बदलाव करने लगते हैं सोसाइटी में, वो पहले एक्सेप्ट नहीं होता है। परिवार पहचान पत्र को लेकर भी असमंजसता इसी तरह की थी और जो भ्रम पैदा किए गए विपक्ष के द्वारा, उन भ्रम के कारण ही लोगों में थोड़ी सी जो है अनियमितताएं आई। लेकिन मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी जी का ये कहना पूरी जिम्मेदार वाला बयान है। बाकी मैं इस बात से अभी वाकिफ नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पूर्ण यकीन है कि हमारी जो रिजल्ट है हमारा वो हमारे पक्ष में आएगा और भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। और अभी तो रुझान है, देखिए 31 तक तो हमें किसी एग्जिट पोल ने नहीं दिखाया था। और दीपक जी एक बात मैं और यहाँ करना चाहूंगी, जब 2014 का समय था, 2014 के समय में भी भारतीय जनता पार्टी के एग्जिट पोल जो थे या प्री पोल जो थे उसमें हम कहीं स्टैंड नहीं करते थे, लेकिन हम 47 सीट लेकर फुल मेजोरिटी की, फुल मैंडेट की हमने सरकार बनाई। जब 2019 का विधानसभा चुनाव था, उस चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल आए थे, उस एग्जिट पोल में हमें 67 सीटों पर दिखा रहे थे, बहुत सारे लोग 70 तक दिखा रहे थे, 65 तक दिखा रहे थे, लेकिन उसमें वो एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए। मैं भी नहीं कह रहा हूँ, अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए उसमें भी एग्जिट पोल कहीं ना कहीं फेल साबित हुए। ठीक है, वो आपकी बात से सहमत हूँ, हालांकि मैं एग्जिट पोल का ज्यादा जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ। सर, सवाल पूछने से पहले एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों का भी आज जो रिजल्ट आ रहा है और लगातार हम एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा से बड़ी खबर, पंचकुला कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन पीछे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं लाडवा से बीजेपी प्रत्याशी नायब सिंह सैनी आगे हैं, जुलाना से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट आगे चल रही हैं, साथ ही साथ अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज पीछे चल रहे हैं और कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला आगे हैं। एक और बड़ी खबर है, वहां पर चानाकला से जेजेपी प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला आगे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। डबवाली से आईएनएलडी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, एलनावा से आईएनएलडी प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं, रैया से प्रत्याशी अर्जुन चौटाला आगे चल रहे हैं आईएनजीएल से, और नारनौल से बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन अभिमन्यु आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चानाकला से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला आगे। और लगातार हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी बने हुए हैं, चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं जी, और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेश जी। एसपी त्रिपाठी सर का सवाल आपसे। मेरा नेहा जी से सवाल है। नेहा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। नेहा जी, अंतिम समय पे कहा जाए 5-6 महीने 7-8 महीने में से, तो
खट्टर जी को चेंज करके सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना, ये आपके लिए सही साबित था ये दांव, या आपको लग रहा है कि ये गलत साबित हुआ? देखिए, मैं इस विषय में सिर्फ इतना ही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ संगठन जो है वो फैसला लेता है और कार्यकर्ता उसके अनुरूप काम करता है। कभी किसी को किस पोजीशन पर बिठा दिया जाए या कोई जिम्मेदारी दी जाए, वो उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाता है। ये हमारे कार्यकर्ताओं का कैरेक्टर है। यहाँ पर मनोहर लाल जी को जब ये जिम्मेदारी निभाने के लिए दी गई, वो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी तय की गई कि आपको केंद्र में कहीं ना कहीं रहना है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी टीम में काम करना है। ये मैं इसको ना तो मैं गलत मानती हूँ, ये सही फैसला था, क्योंकि जहाँ पर भी शीर्ष नेतृत्व को ये फैसला लेने की जरूरत पड़ी वो कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के साथ टीम में काम करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और माननीय मनोहर लाल जी को वहां पर भेजना हरियाणा प्रांत के लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं और तीन केंद्रीय मंत्री हैं यहाँ पर, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। इस फैसले को मैं गलत फैसला नहीं समझती हूँ। और चेंज अगर हुआ है तो भी अच्छा है, और चेंज अगर नहीं होता तो भी अच्छा ही होता, क्योंकि जो फैसले माननीय मनोहर लाल जी ने लिए थे उन फैसलों में कोई कमी नहीं थी। और उसके बाद नायब सिंह सैनी जी ने जो फैसले लिए, हर व्यक्ति का अपना अपना एक तरीका होता है काम करने का। तो 14 फसलों पर एमएसपी देने की बात माननीय मनोहर लाल जी ने की और 24 फसलों पर देने की बात माननीय नायब सिंह सैनी जी ने की। तो देखिए, सबका अपना अपना एक मत भी है और अपना अपना एक काम करने का तरीका होता है। उस तरीके के अनुसार दोनों ने अपना काम किया। इस फैसले को मैं गलत नहीं मानती हूँ। बिल्कुल आप गलत नहीं माने, लेकिन अगर ये हार होती है, कांग्रेस वहां सरकार बनाती है, बीजेपी नहीं बना पाती है, तो इसका ठीकरा किसके ऊपर फूटेगा? संगठन पे, मुख्यमंत्री पे या कार्यकर्ताओं पे? नहीं, देखिए, समीक्षा तो हर मुझे लगता है राजनीतिक दल करता होगा और करनी भी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी में हर फैसले के बाद समीक्षा जरूर होती है और वो समीक्षा अलग अलग लेवल्स पर होती है। हाई प्रोफाइल जो शीर्ष नेतृत्व है वो अलग से बैठक में समीक्षा करते हैं और नीचे से भी जो समीक्षा जाती है ऊपर तक उन पर चर्चा जरूर होती है। और मैं अभी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं अभी इस बात से हार नहीं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आप अपने चैनल के जो है रुझान देख रहे हैं, मैं दूसरे चैनल के रुझान भी साथ में देख रही हूँ। अभी एक चैनल जो है वो बीजेपी को 38 पर आगे दिखा रहा है और कांग्रेस को 44 पर आगे दिखा रहा है। अंतर बहुत कम होता जा रहा है, केवल 6 सीट पर कांग्रेस आगे है, हम 38 पर आगे चल रहे हैं दूसरे चैनल के रुझान में। तो मुझे लगता है कि अभी इट इज टू अर्ली टू से दिस थिंग कि किसके ऊपर ठिकरा फूटेगा या नहीं। मुझे लगता है कि अभी इस तरह की नकारात्मक चर्चाओं से मैं अपना कदम पीछे खींचूंगी। मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो तीसरी बार सरकार बनाएगी। अच्छा, एक सवाल और है, फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं वैद्य जी, उनके पास भी जाएंगे। एक सवाल, जो कांग्रेस ने अच्छा खासा इसका प्रभाव डालने का नारा दिया था, जवान किसान पहलवान, वो कितना इफेक्ट हुआ? नेहा जी, मेरी आवाज सुनी आपने? मेरा सवाल सुना आपने? जी, दोबारा आप बताइए, अब आपकी आवाज आ रही है। नेहा जी से सवाल है कि जो कांग्रेस कह रही थी कि जवान किसान पहलवान तीनों नाराज हैं, ये कितना प्रभाव डाला परिणामों में? देखिए, मैं ये बात जरूर कहूंगी कि जो कुछ भी किसानों के लिए और खिलाड़ियों के लिए और जवानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए, ऐसे फैसले, ऐसे ऐतिहासिक फैसले शायद ही कोई और सरकार ले पाएगी, किसी और राजनीतिक दल की सरकार ले पाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सैनिकों का जो आज लाइवलीहुड बदला है, उनके लिए जो काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो, चाहे नए आर्म्स लेने की बात हो, चाहे उनकी सुरक्षा के लिए नई ड्रेसेस लेने की बात हो, बुलेट प्रूफ जैकेट लेने की बात हो, ऐसे कितने ही फैसले और हमने लिए।
उसी तरह से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की विचार को लेकर आना, उसे इम्प्लीमेंट करना और एक लार्ज स्केल पे पूरे देश भर के किसानों को एक क्लिक के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसे पहुंचाना, जिसमें भ्रष्टाचार लेश मात्र भी नहीं हो और कहीं पर भी मनी का लीकेज ना हो, इस तरह का विचार लेके आना। मुआवजे की राशि को बढ़ाना, फसल आपदा के समय में जो मुआवजा मिलता है उसकी राशि, कांग्रेस के समय में 2-2 रुपए का चेक मिला है किसानों को, लेकिन हमने उसको 15,000 रुपए प्रति एकड़ तक पहुंचाया। चाहे भावांतर भरपाई योजना हो या अन्य, हमने किसानों के लिए एमएसपी पर फसल खरीदने की जो हमने प्रावधान दिया और उसको खरीदा भी। और इसी तरह से खिलाड़ियों के लिए जो सुविधाएं आज भारतीय जनता पार्टी ने मुहैया कराई, चाहे वो पदक जीतने के बाद उसकी प्रोत्साहन राशि जो है उससे इंक्रीमेंट की बात हो, जब 1.5 करोड़ मिलता था तो अब 2.5 करोड़ मिल रहा है, जहां 1 करोड़ मिलता था वहां 3 करोड़ मिल रहा है। आप देखिए कि इस तरह के सारे काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि ये विपक्ष की बहुत ही गूढ़ चाल थी, बहुत कूटनीति थी, जिसके कारण उन्होंने किसानों को भी बरगलाने का काम किया, खिलाड़ियों को भी बरगलाने का काम किया। और जहां तक बात खिलाड़ियों की थी जो संसद के सामने बैठे हुए थे धरने पर, वो खिलाड़ियों का पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं था, वो एक वर्ग था, चंद लोग थे जो वहां बैठे हुए थे। बाकी अन्य जो खिलाड़ी थे, क्योंकि यहाँ पर खेल केवल एक नहीं खेला जाता है, केवल रेसलिंग नहीं है, यहाँ कबड्डी भी है, भाला फेंकना भी है, यहाँ रेस भी है और यहाँ तीरंदाजी भी है, बहुत सारे घुड़सवारी भी है, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन हैं जो अन्य अन्य कैटेगरी खेलों के उसमें भाग लेते हैं। तो बहुत सारे खेलों से जुड़े जो स्पोर्ट्समैन थे, बाकी खेलों की बात नहीं है, यहाँ जी सिर्फ पहलवानों की बात हो रही है। विनोद फोगाट जी जीत रही हैं। विनोद फोगाट जी खुद मोदी जी ने ट्वीट किया था, उनके लिए कहा था कि आपका पूरा देश सम्मान करता है, आप गोल्ड नहीं जीत पाई, आप पदक नहीं जीत पाई, तो क्या हुआ, आप पूरे देश की बेटी हैं। तो वो विनोद फोगाट आपके अगेंस्ट में है और चुनाव भी जीत रही है, आसपास के क्षेत्रों में भी उनका प्रभाव पड़ा है। मैं आपकी इस बात पे जवाब दूंगी जरूर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक थोड़ी सी खुशखबरी सुना दूं। एक दूसरे चैनल के रुझान में बीजेपी 41 पे है, आपका कहना है, कांग्रेस 42 पे है। बहुत जल्दी आपको दिखेगा, देखिए ये रुझान बदलेंगे। जहां तक बात विनेश फोगाट की है, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बयान आज भी कहूंगी कि विनेश फोगाट चाहे संसद के सामने जिस इशू को लेकर, जिस विषय को लेकर वो धरने पर बैठे थे, वो विषय कहीं गौण हो गया था और कांग्रेस की राजनीति जो है वो सर चढ़कर बोलने लगी थी और कांग्रेस ने उसको इतना भुनाया और मुझे लगता है कि विनेश फोगाट को उन्होंने मोहरा बनाया। आज चाहे विनेश फोगाट जीत रही हो, लेकिन विनेश फोगाट की जीत जो है आपको भविष्य में दिखेगी कि वो सबके सामने, जनता के सामने ये बात खुलकर आएगी। और ये बात हरियाणा प्रदेश की जनता जानती भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ पहलवान एसोसिएशन, जो भी रेसलिंग एसोसिएशन थी, उसकी 14 की लड़ाई थी, जिसमें प्रधान पद को लेकर जो असमंजस था या जो लड़ाई थी, केवल वही, उसी के कारण ही ये धरने को जो है प्लान किया गया था और इसमें पूरी तरह से ये कांग्रेस से मोटिवेटेड था। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि विनेश फोगाट की कोई जो है इस राजनीतिक क्षेत्र में कोई उपलब्धि रही है। देश का वो प्राइड जरूर रहे हैं, उन्होंने खेलों में बहुत मान सम्मान हरियाणा प्रांत को, भारत को दिलाया है, लेकिन राजनीति का शिकार वो जरूर बनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस से प्रवक्ता है और महेश वैद जी जुड़ गए हैं। आप दोनों लोगों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप स्टूडियो की आवाज को थोड़ा बढ़ा देंगे? जी 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 बिल्कुल, बढ़ाने के लिए टेक्निकल टीम को बोला गया। मैम महेश जी, जिस तरह से देखें, हम शुरुआती रुझान की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो रुझान है वो थोड़ा सा बराबर पर लगभग आ रहे हैं। इससे बीजेपी प्रवक्ता बड़ा खुश हो रही थी, तो ये आखिर इसे क्या, किस तरह से देखते हैं आप? दीपक, एक वैद जी, मैं एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ। बिल्कुल आप जी, आपने जो आकलन दिया था, वो आकलन की पहले सुनामी, फिर आंधी, फिर बढ़त, वो लगभग दिख रही है। तो आपको अभी मैं कल कह रहा था, आपके आकलन को सलूट है। अभी मैं कल आपसे, आवाज गूंज रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी जी जी, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, अभी आ रही है? आपकी बात तो सुन रहा हूं।
हाँ, मैं ये बोल रहा हूं, जो आपने पिछले 3 दिनों से एग्जिट पोल के दिन से जो आप आकलन दे रहे थे कि पहले सुनामी थी, फिर आंधी आई, फिर लहर रही, फिर लगभग कांग्रेस बढ़त की ओर चली जाएगी, तो आपने जो आकलन ये दिया था वो बिल्कुल आकलन सटीक आ रहा है। आपके आकलन को मैं सैल्यूट करता हूं, ये कह रहा हूं मैं आपसे। थोड़ा सा कांग्रेस बढ़ सकती है जी। मैं जो फिगर आप दिखा रहे हैं इसको देखने के बाद भी कह रहा हूं कि कांग्रेस थोड़ा सा और अप रह सकती है। हम 45 से 50 की बात कर रहे थे, मुझे लगता है 50 से क्रॉस करेगी कांग्रेस थोड़ा सा। जी बिल्कुल जी। जी, जिस तरह से ये सवाल पूछा सर ने कि अभी जो आंकड़े शुरुआती बैलेट पेपर की जब हो रही थी काउंटिंग, उस पर आप जुड़े थे, और उसके बाद फर्स्ट राउंड की जब काउंटिंग ईवीएम की तब भी आप जुड़े थे, बहुत बड़ा अंतर था, लेकिन ये अंतर कम होता जा रहा है। कहां लग रहा है, जैसे कि आपने अभी बीच में कहा था कि कुछ सीटों पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कुछ सीटों पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो क्या ये उसी का नतीजा है कि अब धीरे धीरे लगभग चीजें थोड़ा सा सिमिलर हो रही हैं? दीपक जी, आप देखेंगे पूरे हरियाणा में मैंने एक बात कही थी, जो अहिरवाल बेल्ट है, हाँ जी, दक्षिण हरियाणा की जो अहिरवाल बेल्ट है, हाँ जी, हाँ जी, उस अहिरवाल बेल्ट में भाजपा अच्छा करेगी, हाँ जी, और अहिरवाल से बाहर कांग्रेस बहुत अच्छा करने जा रही है। और ये स्थिति इस कारण बदली, जब आप अभी जवान की बात कर रहे थे, किसान की बात कर रहे थे, जी, जी, जी। जो कोसली विधानसभा क्षेत्र है वहां सबसे अधिक जवान है हरियाणा में, वहां देखेंगे आप भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़त में दिख रही है अभी तक। और उसकी एक वजह है, मैं एक निचोड़ के रूप में बता रहा हूं, त्रिपाठी जी आप ध्यान देंगे इस बात पर जी। कि जिस समय नायब सैनी को बदला गया मनोहर लाल को ला करके, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने खुद का बहुत बड़ा नुकसान किया। मनोहर लाल के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो किस वजह से दूर हो सकती थी, जब एंटी मनोहर चेहरा सामने आता, ओम प्रकाश धनखड़ को चीफ मिनिस्टर बनाते, राव इंद्रजीत को चीफ मिनिस्टर बनाते, अनिल विज को चीफ मिनिस्टर बनाते, जो मनोहर लाल के एंटी जो समझा जाता, नायब सैनी को मनोहर लाल की छाया समझा गया, और छाया मुख्यमंत्री को कोई भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उनको छाया मुख्यमंत्री के रूप में मानते हैं। अमित शाह ने आकर के महेंद्रगढ़ की सभा में डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया, उन्होंने नायब सैनी को भविष्य का चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया एक तरह से उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की, लेकिन ये प्रयास कामयाब नहीं हुआ। मनोहर लाल के एंटी चेहरे को कमान देते या मनोहर लाल को ही रखते, प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र को अलग कर देते, उनको वापिस ले लेते, उनको सस्पेंड कर देते, लेकिन जो बिना खर्ची पर्ची की नौकरी 2014 से 2019 पे दी थी उस पर स्टैंड करते। लेकिन भाजपा ने क्या किया कि हमको ईमानदार भी कहो और हमारे राज्य में भ्रष्टाचार भी होने दो। आपने गुड़गांव में देखा किस तरह गुरुग्राम में बंधवाड़ी का मुद्दा, इको ग्रीन का मुद्दा उठा, करोड़ों रुपए का भुगतान किया जाता रहा। हर एक नगर निगम, जब ज्यादातर देखेंगे नगर निकायों में, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार चरम पर रहा। सीएलयू का जो शुरुआती दौर में सोच रहे थे ईमानदारी से काम होगा, वही भ्रष्टाचार अधिकारी करते रहे, अधिकारी निरंकुश हो गए, उन पर अंकुश नहीं लगा। तो ये कांग्रेस का अकेले को जन समर्थन मिलना नहीं है, भाजपा के खिलाफ भी वोट पड़ा है जो कांग्रेस के पक्ष में गया है। लेकिन गणित उल्टा होता नजर आ रहा है बैद साहब, बीजेपी 45, कांग्रेस 41, उल्टा हो गया है मामला। भी ये बताया था आपको, अब भी ये बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सुधार किया था। मैंने बताया था कि 45 से 50, जब मैंने 45 से 50 का आंकड़ा कांग्रेस का दिया था, मैं अभी इस फिगर को देखने के बाद भी कह रहा हूं कि भाजपा 35 के आसपास ही रहेगी। इस जो अब दिखाई दे रहा है ये कम होगा, और कांग्रेस जो है वो 50 से भी अप जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हमारे साथ, महेश माफ कीजिए सुरेश रोड जी। सुरेश रोड जी, आपका स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश जी, आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, सुरेश जी से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। वैद जी वैद जी, जो मैं बता एक सवाल है हमारा, मैंने नेहा जी से भी सवाल किया था। कांग्रेस ने जो नारा दिया था, फिलहाल जो स्थिति है 45 बीजेपी 41 कांग्रेस, तो आपने कहा 35 तक, तो निश्चित तौर ये पहले या दूसरे मतों की गणना होगी ईवीएम की, इसके बाद कई होंगे, 18, 16, 17 राउंड तक चलेंगे, तो वो मामला उलट सकता है। किसान, जवान, पहलवान,
ये नारा कितना, आपने कहा कि जहां जवान सबसे ज्यादा वहां बीजेपी बढ़त बना रही है, तो मतलब मैं सब जगह की नहीं कह रहा, मैं सब जगह की नहीं कह रहा, कोसली सीट का एक एग्जाम्पल दिया था जी। ये सब जगह नारा नहीं चला, नारा ये चला कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, पार्टी हाईकमान ने उसको समझा, तभी तो मनोहर लाल को बदला। जी। जब गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उस दिन वहां पर जो भीड़ जुटी थी, उस भीड़ को देख करके वो हाईकमान का माथा ठनका था। उसी दिन चीफ मिनिस्टर बदला गया था और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल की इच्छा के अनुसार बनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा और यहां पर जम्मू कश्मीर के चुनाव से संबंधित लगातार यहां पर काउंटिंग जारी है। कांग्रेस गठबंधन 41, बीजेपी 46 और अन्य 3 सीट पर आगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन 48 सीट पर आगे चल रहा है। ये लगातार अब अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में काउंटिंग जारी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, रुझानों में हरियाणा में कांटे की टक्कर। कांग्रेस गठबंधन 41, बीजेपी 46 और अन्य 3 सीट पर आगे। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, सुरेश रोड जी। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सुरेश जी से फिर संपर्क टूट गया है। वैद जी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ नेहा धवन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हरियाणा से। महेश जी, जिस तरह से देखा जाए, अभी सीएम की बात हो रही थी कि खट्टर जी को हटा के नायब सिंह जी को लेकर आए, लेकिन अभी अगर थोड़ा और अतीत में जाए, कहा जा रहा है कि जब खट्टर जी को सीएम बनाया गया था, जाट समुदाय तभी से नाराज है क्योंकि वो खत्ती समाज से आते हैं और उम्मीद थी कि जाट समाज से, और खाई फिर बढ़ती गई, किसान आंदोलन और फिर तमाम ऐसे है कि जाट समुदाय बिल्कुल ही छिटक गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये जो रणनीतिक फैसला था वो ये था कि जहां जो ताकतवर जाट है, जाट समुदाय के एंटी जो दूसरे जो समुदाय हैं, वो जो चाहते हैं कि सत्ता उनके हाथ में रहे, तो जाट और नॉन जाट की राजनीति बिना शोर मचाए पैदा की गई। शोर नहीं मचाया गया, लेकिन ऐसा संदेश दिया गया। अभी भी आप देखेंगे कि नायब सैनी जब चीफ मिनिस्टर है, तो जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी है वो ब्राह्मण के पास है, यानी कि जाट दोनों सीटों पर नहीं है, ना तो अध्यक्ष की कुर्सी पर है। ओम प्रकाश धनखड़ पहले थे, उनको हटाया गया, ये संदेश देने के लिए हटाया गया कि भाजपा पूरी तरह से गैर जाट की राजनीति करेगी, इसीलिए ओम प्रकाश धनखड़ की छुट्टी की गई। और ओम प्रकाश धनखड़ को मनोहर लाल चाहते नहीं थे। ओम प्रकाश धनखड़ जब तक थे, जब तक जो मनोहर लाल से नाराज कार्यकर्ता था वो उनके पास जाकर के बैठ जाता था, अपनी बात कह लेता था। अब जब नायब सैनी आ गए तो कार्यकर्ता, नायब सैनी बहुत अच्छे कार्यकर्ता पार्टी के, और नायब सैनी मिलनसार है, नायब सैनी में सारे गुण हैं, भाजपा का कार्यकर्ता उनसे खुश है। लेकिन बड़ी बात क्या रही, आम जनता में मैसेज ये गया कि मनोहर लाल के प्रति किसी को नाराजगी थी, वो नायब सैनी के पास जाकर के नहीं कह सकते थे, क्योंकि नायब सैनी को छाया समझा गया, और यही नकारात्मक भाजपा के पक्ष में जो है। जी, सुरेश रोड जी जुड़ गया हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। सुरेश रोड जी, जिस तरह से अभी जो बहुत ज्यादा अंतर था वो लगभग खत्म होने पे बीजेपी बढ़त रुझानों में, हाँ जी, बीजेपी रुझानों में बढ़त लेके चल रही है इस वक्त। नहीं, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है फुल बहुमत से, और भारतीय जनता पार्टी को लोग सत्ता से हटाने का काम कर रहे हैं। हाँ, नतीजे अभी आपके सामने आ जाएंगे सारे। और दूसरी बात मैं भी सुन पा रहा था, ये किसान जवान पहलवानों की बात हो रही थी। मैं ये बता रहा, ये कह रहे थे कि हमने जवानों के लिए भी काम किया, किसानों के लिए भी किया, पहलवानों के लिए भी किया। मैं ये बताना चाहता हूँ, इन्होंने 750 किसानों की शहीदी ली है दिल्ली के बॉर्डर पर। ये काम जो तो मुगलों ने किया था कभी, या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने काम किया किसानों के लिए। 750 किसानों का खून ले लिया इन्होंने, शहीदी ले ली किसानों की। ये काम मुगल काल के बाद श्री नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हुआ है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने ये किया किसानों के लिए। ये कहते हैं कि किसानों के लिए काम किया है। इन्होंने गोल्ड मेडल लाकर भारत माता का सम्मान बढ़ाने वाले पहलवान बेटियों को दिल्ली के जंतर मंतर पर बेआबरू किया है। ये काम या तो मुगल काल में कभी हुआ होगा, औरंगजेब के टाइम में, या नरेंद्र मोदी के टाइम में हुआ है। सुरेश, अगला सवाल हमारे चैनल हेड एसपी, इन्होंने जवानों की बात की है। 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। सबसे आप बोल रहे थे और मेरे को 1-2 मिनट का भी समय नहीं मिला अभी तक। जी, करिए कहो तो मैं बंद हो जाता हूँ। तब से आप ही बोल रहे थे ना, मैं रामायण सुन रहा था। जी सर, कंटिन्यू सर। मैं तीसरी बात ये बताता हूँ। 3 इन्होंने पंच किए थे, इस सैनिकों की बात हुई है। पुलवामा में आज तक आरडीएक्स का पता नहीं कर पाए।
यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाने वाला नरेंद्र मोदी, और गंदे नाले की गैस से चाय बनाने की टेक्नोलॉजी को इजाद करने वाला नरेंद्र मोदी आज तक 300 किलो आरडीएक्स का पता नहीं करा पाया, जिसमें 70-72 सैनिक शहीद हो गए। ये किए इन्होंने सैनिकों के लिए। ये तो बहरूपीय हैं, और ये मुगलों के बाद हिंदू धर्म, देखिए बात सनातन की हिंदू धर्म की करते हैं। हरियाणा विधानसभा के चुनाव अभी पितृपक्ष में यानी कनाक्षों में श्राद्धों में रख दिए थे इन्होंने। ये हमने मुद्दा उठाया कि कोई भी शुभ काम नवरात्रों में किया जाता है। नवरात्र आने वाले थे 3 तारीख से, लेकिन इन्होंने 1 तारीख को हरियाणा के चुनाव भी पितृपक्ष में रख दिए थे। पितृपक्ष में कोई व्यक्ति कोन और पेंसिल भी नहीं खरीदता, वो देवताओं के उनके दिन होते हैं, और नवरात्रों से पहले कर दिया। जब हमने ये मुद्दा उठाया कि आप सुगन और पनौती के पीछे क्यों लगे हुए हो, तो तब जाके इन्होंने नवरात्रों में 4 दिन के बाद बढ़ा के 5 तारीख को की। इनका मकसद क्या था कि हरियाणा का किसान धान की कटाई में व्यस्त होगा, इसलिए चुनाव 1 तारीख को सीजन के बीच में रख दो, जब कटाई का सीजन होगा, ताकि वो वोट डालने बूथ के ऊपर नहीं आ पाए। ये ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं जो गांधी जी और नेहरू जी के दिए गए लोकतंत्र का भी मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार से भी वंचित करने की कुचेष्टा करते हैं। ऐसे बहरूपीय ऐसे शातिर लोग हैं। कभी आपने सुना था, आपने अपनी दादी नानी बड़े बुजुर्गों से ये सुना होगा कि कोई भी शुभ कार्य हम पितृपक्ष में नहीं करते, श्राद्धों में कनाक्षों में नहीं करते, लेकिन इन्होंने हरियाणा। सुरेश जी, आपने बिल्कुल अपनी बात कही है। मैं एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, चैनल हेड हूँ। आपने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान में आप पीछे चल रहे हैं। नहीं, अभी हो जाएगा। अभी देखना, वो शुरुआती रुझान हो सकते हैं, और अभी आप देखते जाओ, बहुत स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है और सरकार बनने जा रही है। चले, एक बात और आपने आरोप लगाया कि इन्होंने चुनाव नवरात्रि के पहले, अरे निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथि घोषित करता है और निर्वाचन आयोग निष्पक्ष संस्था है। देखिए, ये सूर्य ग्रहण का मेला नहीं है कि ब्रह्मांडीय घटनाओं पर आधारित होगा कुरुक्षेत्र में लगने वाला। ये तो नरेंद्र मोदी ने तो पहली बार जुलूस निकाला है कि ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री जो 7 चरणों में चुनाव कराता है, शर्मा नहीं चाहिए। ये चुनाव आयोग का कितनी चंडीगढ़ में नहीं देखा आपने? सुरेश जी, निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, प्रधानमंत्री नहीं कराता। अरे चंडीगढ़ में आपने देखा नहीं? कमाल हो रही है। चंडीगढ़ से आपने निर्वाचन आयोग का जुलूस निकलते नहीं देखा आपने, पीठासीन अधिकारी का। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई भी संवैधानिक संस्था सही काम नहीं कर रही। ये चंडीगढ़ में जुलूस निकला है, भारतीय जनता पार्टी के वो मेयर बना दिया था वहां पर झूठे तरीके से। हाँ, ठीक है। लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब डांट मारी तो मीडिया भी इनके बारे में बोल पाया कुछ भी, एक शब्द भी। सुप्रीम कोर्ट ने कैसा इनको नंगा किया कि चंडीगढ़ में इन्होंने जो हालात किए मेयर के चुनाव में, तो वो निर्वाचन आयोग तब कहां गया था? देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं का इन्होंने एक तरह से मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है अपने स्वार्थ के लिए, जैसे चंडीगढ़ में किया है। एक ही उदाहरण काफी है चंडीगढ़ वाला इस काम के लिए। ठीक है सुरेश जी, मैं आपसे जुड़ूंगा। बाकी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं वापस उनसे जुड़ूंगा। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, झोंके हाथ सर।